गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में बेसिकली बात करने आया हूँ क्लास 10th के बच्चों से जो अभी प्रेजेंट में अपना सीबीएसई का पेपर दे रहे हैं। और कल उनका मैथ्स का पेपर हुआ था, तो जिस तरीके से पेपर आया तो काफी कुछ नया पैटर्न था और नए क्वेश्चंस देखने को मिले। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोर्ड ने जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अलग थे कॉन्सेप्ट और नए तरीकों से। तो कल का पेपर बेसिकली सॉल्व तो पूरा 100% की अगर बात करें तो केवल उन्हीं बच्चों से हुआ होगा जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की होगी और काफी डीप नॉलेज लिया होगा। पर अगर किसी ने सोचा होगा कि आखिरी के 2 महीने 3 महीने में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और जिस तरीके से लास्ट टाइम तक होता रहा है कि आसानी से 100 नंबर लाए जा सकते थे, लेकिन इस बार 100 नंबर आसानी से नहीं आएंगे, क्योंकि हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तभी हो पाएंगे जब बहुत डिटेल्ड आपने पढ़ाई की होगी, बहुत सिंसियर होकर पढ़ा होगा। खासकर बेसिक की बात करूं तो बेसिक भी अच्छे खासे लेवल पे है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड से काफी मैच कर रहा है। और कहीं से आसान तो नहीं लगा कि बेसिक का पेपर आसान होता है, तो बेसिक वालों के लिए थोड़ी दिक्कत रही होगी क्योंकि वो उतना डिटेल पढ़ते नहीं है और यहाँ पे फिर प्रॉब्लम रहा होगा। तो फिर चलिए इसी वीडियो में हम देखते हैं कि एक मैं सेट लेके आया हूँ, उसको प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन बनाया हुआ है और जिसमें प्रॉपर मार्किंग बताएगी किस तरीके से मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग होता है आपका और किस स्टेप में कितने मार्क्स मिलेंगे। ये सारा डिटेल्ड उसमें इंफॉर्मेशन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अगर कोड की बात करें तो ये कोड है अपने पास 30/1/1 सेट 1 है और स्टैंडर्ड का पेपर है अपना मैथ का 10 सीबीएसई। तो चलते हैं आगे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हैं जो यहाँ पे हमें बता रही हैं कि 38 क्वेश्चन हैं, सभी अटेम्प्ट करने हैं, 5 सेक्शन में पूरा पेपर डिफाइन है और हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन है उस तरीके से और कितने मार्क्स का, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। 10 मिनट्स में जो मिलते हैं पेपर सॉल्व करने से पहले, तो इसमें बच्चों को अच्छे से इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आते हैं बात पहले क्वेश्चन पे। तो सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा जा रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432 इज ओके। यानी कि 960 और 432 का एचसीएफ निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करो और या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो। तो फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व है, आप देख सकते हो। इन्होंने क्या किया, 960 के फैक्टर किए जो 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 आया था, और 432 के फैक्टर की जो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 आ रहा है। हमें करना क्या होता है, जब एक बार फैक्टराइजेशन से फैक्टर मिल जाते हैं हमको, फिर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए और हम कॉमन वाले का लोएस्ट फैक्टर देखते हैं। तो लोएस्ट पावर में क्या है, यहाँ पे 6 है या 4 है, तो हम यहाँ 2 की पावर 4 कैरी करेंगे। ऐसे 3 के हिसाब से देखो तो 3 का स्मॉलेस्ट क्या है, 1 पावर है, तो ये 3 की पावर 1। 5 कॉमन है इसलिए 5 को देखना नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा 16 इंटू 3 48। तो ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको चाहते तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे। डिवीजन मेथड क्या कहता है कि जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर नंबर से डिवाइड करना होता है। डिवाइजर हो जाएगा ये और डिविडेंड हो जाएगा ये। तो पहला तो अपना जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम के हिसाब से ये जाएगा 4 6 8। सॉल्व किया जाए इसको तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9। रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है ये फिर से 4 टाइम्स आ रहा है, फिर यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 96 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, तो 48 2 जा 96 होता है, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 8 किसमें 0 आ रहा है, 48 में, तो इसलिए आपका आंसर 48 हो जाएगा। तो एक प्रोसेस ये भी है, पर इसमें तो मुझे लगता है फैक्टराइजेशन से जल्दी हो जाएगा। पर कई बार होता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिवीजन से जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए प्रोसेस दोनों पता हो, मेथड दोनों हमें पता होना चाहिए। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेचुरल नंबर्स इज 2 एज। अब अच्छे 2 के बारे में बता रहे हैं, तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, हमको पता है अच्छे से। तो कंपोजिट हो ही नहीं सकता जब प्राइम हो रखा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो ये तो सिंपल, इसमें कुछ वर्किंग ज्यादा दिखाने का कोई मतलब नहीं था। फिर वो कह रहे हैं कि 6 एंड्स विद द डिजिट। अब ये तो तय है कि 6 एन जो है, तो आंसर 6 ही आएगा इसका। क्लियर। चेक करना चाहो देखो, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो तो एक होता है काम कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप इनकी कोई भी वैल्यू लिखो, 216 आता है तो यूनिटी आएगा। अच्छा कोई भी रखोगे ना वो सही मानने वाला है, क्योंकि जनरल बात बोलिए तो हर एन सेटिस्फाई करेगा उस बात को। साइक्लिसिटी भी 6 की 1 ही होती है और यही रीजन है कि यहाँ पे हर 6 की जितनी पावर हो वो आपका आंसर में यूनिट डिजिट जो आएगी वो 6 ही रहने वाली है। अब रहते हैं बात जीरोज की। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है कोई भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करता है वो डिसाइड करता है कि कितने जीरोज हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कोई भी ऐसा नहीं है पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब आंसर इसका 0 हो जाएगा। इसमें कोई भी रियल जीरोज नहीं होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो कट नहीं कर रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये ओवरलैप कर रही लाइनें, ओवरलैप कर रही है यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा है। इनफाइनाइट सोल्यूशन एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास डी, तो ये यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है एपी है, कॉमन डिफरेंस ये दो A2 - A1, तो यानी कि 2√2 - √2। तो ये सॉल्व करोगे तो √2 आ जाएगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था ये।
तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर द सिमिलर सच दैट द 2AB इक्वल टू डी एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो ये बताना है। अगर ये सिमिलर है तो साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख रखा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि AB अपॉन डी इक्वल टू BC अपॉन EF। अब फिर क्वेश्चन में जिस तरीके से हमें दिया हुआ है, ये ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है अपना, AB अपॉन डी की बात करूँ तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/2 इक्वल टू आ जाएगा। BC 8 दिया हुआ था और EF चाहिए था, बस क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो EF की वैल्यू आ जाएगी 16 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है कि लाइन से मिडिल पॉइंट जितने लाई ऑन मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट का सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। मिड पॉइंट का सबसे फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सीधे सीधे हम वैल्यू लिखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। इसे तो सॉल्व किया हमने, यहाँ पे ये आया 11/2 0 और 0 अगर y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 आया और नेट अगर 0 है तो फिर वो जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा अपना। इसमें हम लोग सिंपली वही कहानी करेंगे कि ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ये आपका थीटा हो गया और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v² माइनस a² रूट ले लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐसा करने की जरूरत थी नहीं, वैसे वैसे भी कर सकते थे। अगले देखते हैं, कॉस ए हाफ दिया है, तुरंत पता होगा कि कॉस ए अगर हाफ है यानी कि हाफ का होता है कॉस 60 पे, तो यानी कि ए की वैल्यू होगी 60 डिग्री। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस 60 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4। तो इसे सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा अपने पास 3/4 प्लस 2/4, तो आंसर हो जाएगा 5/4। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। वैसे ये भी तरीका ठीक था, आइडेंटिटी यूज कर भी हम कर सकते थे, नहीं तो वो तरीका भी ठीक है कि एंगल फाइंड करो और वहां से भी आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। और जिस तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है कि एक 30 मीटर हाइट का टावर है और हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो भी इस टावर को कब एक कोई टाइम पे जिस समय कार उससे 10√3 मीटर की दूरी पे होगी, तो उस समय देखना है कि भाई इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा क्या है हमारे पास। जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस तरीके से हम देखें तो हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। बेस और परपेंडिकुलर पता है तो दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है tan थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सॉल्व किया जाए इसको तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, तो आंसर हो गया ठीक 60, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिर से एक सर्कल का क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन दिया होता है सबसे पहला काम करना होता है आपको डायग्राम बना लेना होता है। डायग्राम में जिस हिसाब से दिया हुआ है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की थी और सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो हो रहा है 120, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे ये 90 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन चल रहा था PTQ, वैसे डायरेक्टली रिलेशन होता है कि जो 120 O और T है उनके बीच का सम जो होता है वो 180 होता है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप आंसर 60 लिख सकते थे और बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया हुआ है POB 125 है, एंगल APO जानना है यानी कि x हो जाएगा, तो ये आपका 90 ऑलरेडी हो रखा है। तो हमको दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस तरीके से 90 प्लस x इक्वल टू आ जाता है 125, तो x आ जाएगा 125 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 5 और इस तरीके से यहाँ 35, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वही हो रहा है नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 21, सेंट्रल एंगल दिया। ओके, तो डायग्राम अगर देखें तो एक सर्कल होगा और उसके अंदर एक आर्क है ये इस तरीके का, ये वाला ए बी, ये आर्क हो जाएगा आपका ए बी, और ये एंगल 60 हो रखा है। और हमसे क्या जाता है कि अगर रेडियस 21 है तो हमें इस आर्क की लेंथ चाहिए, तो फॉर्मूला होता है अपने पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, तो वैल्यू लिख दी जाए तो 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। जब आपका रेडियस 7 का मल्टीपल है तो 22/7 ही आपको पाई की वैल्यू लिखनी चाहिए, तो यहाँ 3 हो रखा है और इसको सॉल्व किया जाए तो ये 6 आ गया, 6 से ये जाएगा तो 2 और 2 से ये 2, तो फाइनल आंसर 22 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये सॉल्व किया इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है
द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, एंड द एंगल स्वेप्ट बाय द बिटवीन द 7 AM एंड 8:10, यानी कि वो पूछ रहा है कि आवर हैंड जो है वो 7 से लेकर 8:10 तक के बीच में कितना एंगल मूव करेगा। तो हमें एक कहानी पता होनी चाहिए कि जो आपका आवर हैंड है वो 1 मिनट हाफ डिग्री मूव करता है। आपको ये कैसे मिला सर? पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और उसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 12 पार्ट्स होते हैं। और अगर मैं इसके आपसे देखूं तो एक पार्ट में कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। एक पार्ट में 30 डिग्री हो जाएगा ना, 360 डिवाइड बाई 12 करके देख लो, सॉल्व करके देखो तो 30 डिग्री आता है। अगर एक पार्ट में 30 डिग्री होता है, 1 आवर में जो आवर एंड है आपका वो एक पार्ट मूव करता है, यानी कि 30 डिग्री मूव करता है। तो लिख सकते थे 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा हमारे पास? हाफ डिग्री। तो ये पता होना चाहिए था। अब देख लो कि भाई 7 से लेकर 8-10 के बीच में कितने मिनट मूव कर गया वो, तो 7 से 8 1 घंटा होता है, 10 मिनट और, तो यानी कि 70 मिनट्स हो गए। तो इस तरीके से ये हाफ मल्टीप्लाइड करा दिया तो 35 मिनट का आंसर हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे गलती कर रहे होंगे अक्सर, जिनको ये कहानी नहीं पता है। पता सबको होता है लेकिन नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर डायमीटर 2D, तो रेडियस कितना हो जाएगा? डी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो इस तरीके से आंसर आएगा 3πd²। तो ये डायरेक्टली ऑप्शन कुछ फॉर्मूला बेस्ड था, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। अगला देखो, मीन मीडियम मोड, इसका भी एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमको याद होना चाहिए। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 21 इक्वल टू आएगा 3 इंटू मीडियन हमको नहीं पता, -2 इंटू 12 हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 इंटू 3 मीन माइनस 24 इधर माइनस कर देते हैं, तो 3 मीडियन आ जाएगा अपने पास, 3 मीडियन। तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा, जब माइनस था उधर तो ऐड होगा, तो कितना हो गया अपने पास ये 45। तो आंसर ये जाएगा 15। तो आपका मीडियन जो हो जाएगा वो आ जाएगा 15, 45.3। तो ये फॉर्मूला याद होना जरूरी था, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं तो ये क्वेश्चन ना हो रहा। अब अगला जो है, एक डाइस को वो एक बार थ्रो करेंगे तो पूछ रहे हैं कि अदर देन 3। अदर देन 3 का मतलब क्या होगा? 3 के अलावा वाले, 3 के अलावा कितने होते हैं? 5, तो 5/6 आंसर हो गया। तो ये तो बस छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे समझते हैं भाई इसमें क्या हो रहा है। अब देखो, ये कहानी हमको पता होनी चाहिए, नॉर्मली बच्चों को याद होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया होता है, तो बिल्कुल सही है। और अगर समझने वाली बात है तो समझ आ सकता हूँ। लीप ईयर में टोटल दिन होते हैं 366, और अगर मैं वीक की बात करूँ तो 52 × 7 होता है। अब जरा हिसाब लगाओ, तो ये तो 364, तो देख रहा 2 दिन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये तो तय है कि हर दिन 52 टाइम्स तो आएगा, और यही रीजन है क्वेश्चन वो 53 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो आखिरी के 2 दिन है, इसमें अगर मंडे होगा तो ही 53 मंडे आएंगे उस ईयर में। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये संडे हो सकता था, ये मंडे हो सकता था, ऐसी चीज ये भी तो हो सकती थी, ये मंडे ये आपका ट्यूसडे हो सकता था, फिर ऐसे ही ये ट्यूसडे ये वेडनेसडे, फिर ऐसे ही ये वेडनेसडे ये थर्सडे, फिर ऐसे ही ये थर्सडे फ्राइडे, और फिर फ्राइडे सैटरडे, और लास्ट सैटरडे एंड संडे। तो इस तरीके से टोटल कितने हो रखे? 7 के। हमारे पास मंडे कितने में आ रहा है? 2 में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/7। तो बिल्कुल ये सही है कहानी। तो ये लीप ईयर हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इसी चीज को 1 से माइनस करके ये लिख दिया कि नॉन लीप ईयर में 5/7। भाई नॉन लीप ईयर की कहानी पूरी अलग है, वहां पे 365 दिन होते हैं, तो उसमें 52 × 7 +1 बचेगा, तो ये एक ही दिन है, आखिरी दिन ही अगर आपका मंडे होगा तो ही टोटल आपके 53 मंडे होंगे, तो इसका आंसर 1/7 आता है, पर यहाँ दिया है 5/7। तो ये रीजनिंग ही गलत है पूरा, समझ रहे हो बात को? तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये तो ट्रू है पर ये रॉन्ग है। क्लियर? तो रीजन गलत ही था, तो यही आपका आंसर हो गया इसका। आगे देखते हैं। 2 जीरोज है, अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे ही। तो फिर क्या कह रहे हैं? क्वाड्रेटिक एट मोस्ट 2 जीरोज। बिल्कुल सही है बात। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन तो सही है। आगे समझते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल, जीरोज के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है ना भाई, कि 2 जीरोज हैं तो निकालो, वो सॉल्व करने की बात हो रही है ना, तो 2 जीरो फाइंड करना है, तो हमको फैक्टराइजेशन वगैरह करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस स्टेटमेंट से तो काम चल नहीं रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी राइट है, कि दोनों सही है पर रीजन उस पर शूट नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी राइट हो गया यहाँ पर। अब अगर हम बात करें इसकी,
तो यहाँ देखो ये चाहिए था, तो इसको अगर देखें तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर इक्वेट नहीं है तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने पे ये आता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए दोनों वैल्यूज मिल गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना जो ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, तो -3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है, ये बीबीडी यूज कर देना, इसमें बीबीडी का क्वेश्चन है। ये अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब हमें पता है कि ए डी, ये लिख लेते हैं पहले चलो। हाँ, तो हम सीधे लिख सकते थे कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, और बस वैल्यू लिखेंगे आंसर मिल जाएगा। और ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, ये क्लियर हो गया। अगला यहाँ पे क्या था, अब ये अगर दोनों सिमिलर है तो साइड के रेशियो इक्वल होंगे, तो यही दिख रहा था ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल टू ए सी अपॉन जेड एक्स। बस रेशियो लिख के देख लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये ऑलरेडी दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा। वैल्यू रखी, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y मिल जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा। तो वही हमने किया और आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्या हो रहा है, एक ऑर्डिनल सेंटर, ठीक है, और एक सर्कल से पास हो जा रहा है तो रेडियस। अब हमें पता है कि एक पॉइंट जो सर्कल पे है और एक पॉइंट जो सेंटर है, उनके बीच के डिस्टेंस ही रेडियस होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो भाई, अकेला एक्स अननोन है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि ये यहाँ पे देख सकते हो, अगर तुमने ये लिख दिया तो आधा मार्क मिल जाएगा, स्क्वायर कर दिया आधा मार्क और मिल जाएगा। बच्चे पूछते हैं कि कई बार कितने में मार्क्स कितना मिलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर तुमने ये पूरी क्वाड्रेटिक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व की, तो आधा मार्क और मिलेगा। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हो क्या हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा आधा मार्क, उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आधा मार्क, और पूरे वर्किंग का भी आधा ही मार्क है। और अगर तुम यहाँ पे छोड़ देते हो तो भी अभी गड़बड़ है, और पूरा आंसर लिखो तब जाते आधा मार्क, फिर जाके पूरे 2 मार्क मिलते हैं। तो देखा जाए तो सबसे कम वेटेज तो अपने सोल्यूशन का ही रहा। फॉर्मूले वगैरह लिख दे तो ये बच्चे सोचते हैं छोड़ दे, छोड़ना नहीं है भाई। देख पा रहे हो छोड़ने से नुकसान क्या है, कई बार के तब सोचते आगे नहीं कर पाएंगे सर, इसलिए कहता है हर क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो, जितना आता है मैक्सिमम उतना तो लिखो। तो जीरो तो नहीं मिल रहा है, और जीरो नहीं यहाँ तो अच्छा खासा नंबर मिल रहा था भाई, 1 मार्क पूरा लिख सकते थे तुम बिना, अगर नहीं भी आता बस डिस्टेंस फॉर्मूला ही पता था तो भी काम हो जाता। अगर एक सॉल्व करने का मन नहीं है तो 1 मार्क तो मिल जाता, पर ऐसा कुछ था नहीं, सिंप्लीफाई करना था, आराम से हो जाता। हाँ, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, अब क्वाड्रेटिक नहीं आता तो ये देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों मिक्स करके कितना सही क्वेश्चन बनाए सिर्फ 2 नंबर में। तो भाई बोर्ड वाले भी भाई सही लेवल पे सोच रहे हैं। अब यहाँ देखो, इसकी हम बात करें तो इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के, हम लोग मतलब आइडेंटिटी यूज कर सकते थे, नहीं तो एक बेसिक कहानी की, अगर एक रेशियो पता है तो बाकी रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो भाई एक ट्रायंगल बना लेना होता है, यहाँ पे थीटा हो रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया, और हाइपोटेनस निकालोगे तो 25 होता है, याद रखो। नहीं तो वो पाइथागोरस यूज करोगे तो भी निकल जाएगा। तो बस हो गया भाई, तो ये कितना हो जाएगा 24/25। और ये कितना, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो रेशियो है, आपने डिस्टेंस ले ली, तो भाई ठीक है एक के और लिख लो, क्या ही दिक्कत है, लिखने के फॉर्म में है तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ के लिख लो, यहाँ भी के लिख लो, तो ये भी कितना हो जाएगा 7k/25। तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास कितना 31/25। देख लेते हैं, ये लो 31/25 आ गया। इस तरीके से एच की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक्चुअली के दिखाना चाहिए था, क्योंकि जब रेशियो की बात करते हैं तो आप डिस्टेंस नहीं निकालते हो, तो सीधा के लिखना जरूरी, के नहीं लिखोगे तो हो सकता है वो तुम्हारा नंबर काट दे, ठीक है ना बात। पर यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो कहूँगा सेफ साइड के लिए के लिखो, क्योंकि वो रेशियो है, लेंथ नहीं है, तो वहां के लिखना चाहिए था। फिर वही ये वैल्यू गिवन है, बाकी निकालने हैं, तो हमने फिर से वही कहा, इन्होंने क्या किया, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपना आइडेंटिटी लगा के, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कहानी से। फिर ये पता है ये कॉस स्क्वायर होता है और ये साइन स्क्वायर होता है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, सीधे लिख सकते थे ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमको अच्छे से पता है ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के हिसाब से ये आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार किया होगा बच्चों ने। तो ठीक है, क्या चाहता है क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे 2 सर्किल जिनका सेंटर कॉमन होता है, रेडियस अलग अलग होते हैं। तो ये आपका हो रखा है 5, ये हो रखा है अपना 4। तो पूछ रहा है कि भाई ये कॉर्ड क्या होगा, तो हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है जहाँ पे टेन टच करती है, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ इन ट्रायंगल ओ ए बी में, तो इस तरीके से आएगा बी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर
माइनस का, सॉरी हाइपोटेन्यूज दिया है ना, वो 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो माइनस ओ ए स्क्वायर वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 9, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 3। माइनस होता नहीं है, निगेटिव नहीं हो सकती डिस्टेंस, तो बी ए आपका 9 वो बी ए आपका 3 आ गया, और अगर बी ए 3 आ गया उसका डबल ही कर दोगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, और मुझे लगता है हर बच्चे ने सही किया होगा, क्योंकि ये तो होता है ना कि भैया 10th का पेपर देने जा रहे हो, ये तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था इस बात पे, तो बिल्कुल तो ये सब हुई जाएगा, मुझे लगता नहीं इसको बताने की किसी को जरूरत भी है, और यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बताया गया होगा। 27 क्वेश्चन अगर हम देखें तो मुझे लगता है हर बच्चे ने मोस्टली किया भी होगा ये। इसका शॉर्टकट अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो में बनाया था, तो वहां से तुम इसका शॉर्टकट दे सकते हो उससे, लेकिन आंसर ही मैच करा पाओगे, 3 नंबर के क्वेश्चन में आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यही काम है कि यहाँ पे h, 0 लिखा हुआ है। और जब रेशियो नहीं दिए होते तो हम पहले की तरफ k लिखते हैं और दूसरी की तरफ 1 लिखते हैं, यही पैटर्न होता है, केस टू 1। अब हमारे पास पता है, जब y की वैल्यू हमें पता है तो हम y के हिसाब से जाएंगे, तो ये आ जाएगा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो आपका ये m1 हो रखा है, ये m2 हो रखा है, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, और ये x, y। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो 0 इक्वल आ जाएगा, तो k इंटू -1 हो जाएगा, तो ये माइनस के हो जाएगा, और इधर इसकी बात करें तो ये +5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई k+1 हो जाएगा। ये 0 से cos में 0 हो जाएगा, यानी कि 5 इक्वल टू के आ गया, यानी कि रेशियो आपका मिल गया 5:1, यानी कि m1 m2 की वैल्यू मिल गई। अब ये मिल गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो पॉइंट भी बताओ, यानी कि x की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधे x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो x आ जाएगा भाई, k आपका 5 आ चुका है, तो 5 इंटू -4 करेंगे तो -20 आ जाएगा, और 1 इंटू -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा k+1। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा -26 डिवाइडेड बाई 6, सॉल्व किया तो -13 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट आ जाएगा आपका -13/3, 0। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, तो बिल्कुल वही आंसर है, तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो चलो देखो क्या करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और साथ ही साथ अच्छी बात है कि यहाँ पे काफी कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की कहानी भी चल रही है, क्योंकि हमने प्रूविंग वैसे ही करना है इसको। तो फिर सबसे पहला काम करते हैं क्या, कि कॉस और साइन की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। तो ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा इक्वल टू x माइनस एच, यानी कि cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x माइनस एच अपॉन ए। सिमिलरली अगर हम बात करें साइन थीटा की वैल्यू, तो y माइनस के अपॉन बी मिल जाएगा, और अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया जाए, क्यों पता चला स्क्वायर करके, क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे, तो ये दोनों वैल्यूज मिल गई मुझे, साइन थीटा और कॉस थीटा की। और क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो उसका एलएचएस में यही वैल्यूज तो लिखी है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होता है 1 होता है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 1, और ये हो गया आरएचएस। तो भाई 3 मार्क पे बस इतना सा लिखोगे ना तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये तो अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, बहुत बार किया होगा तुमने इसे। तो अगर मैं देखूँ तो सब सीधा दिख रहा है मुझे कि 10a कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस सेक -1/1 माइनस सेक। फिर मैं कहूँगा कहीं भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वेट कर देते हैं, तो ये आता है सेक टाइम्स 1 माइनस, एक मिनट, हाँ, तो 1 माइनस सेक माइनस टाइम्स 1 प्लस सेक डिवाइडेड बाई, ये दोनों आपस में डिवाइड a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे तो 10 अपनी जगह है, और हमें अच्छे से पता है कि सेक स्क्वायर है -1 10 स्क्वायर होता है, ये भी हमारी आइडेंटिटी है, तो हम -10 स्क्वायर इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना वो आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी यूज की मैंने। तो जितनी भी एक्स्ट्रा आइडेंटिटी यूज करते हैं उनको साइड में जरूर लिखना भाई।
तो हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज की कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है वो 10 स्क्वायर ए होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। ये आइडेंटिटी यूज की हमने। तो यहाँ पे देखो अभी कितना बचेगा, ब्रैकेट ओपन करें तो 1 माइनस सेक ए माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर देखें तो इससे आंसर मिलेगा मुझे, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो -2 सेक ए और यहाँ पे एक 10 गया, तो आएगा -1/10 मल्टीप्लाई 2 सेक ए, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस से भी कैंसिल हो गया। अब हमें पता है कि 10 को लिख सकते हैं, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख दो या कॉट ए भी लिख सकते, ए था यहाँ पे तो कॉट ए लिख सकते हैं, नहीं तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो कॉस ए अपॉन साइन लिखा जा सकता, तो उसका रेशिप्रोकल 10 का रेशिप्रोकल है इंटू 2 सेके, और सेके और कॉस ए आपस मल्टीप्लाइड होकर 1 हो जाते हैं, तो बचेगा फाइनली 2 बाई साइन ए, और 2 बाई साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, जो क्वेश्चन चाहता था वही आ गया। तो आंसर हो गया भैया 2 cos ए स्क्वायर ए, तो ये फाइनली आरएचएस हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखिए जरा इन्होंने क्या किया, हाँ ठीक है, काफी कुछ भैया, इन्होंने सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी निकाला, वहां से भी आंसर आ रहा है, और मुझे लगता है इससे जल्दी आंसर आएगा, कम स्टेप्स लिख रहे थे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। पर देखो भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम मार्किंग मिलते हैं, तो हाफ मार्क यहाँ मिलेगा, फिर हाफ मार्क यहाँ मिलेगा, 1 मार्क है, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसमें तो अच्छे खासे नंबर हाफ में डिवाइड हो गए हैं। देखो ये, देखो ये भी थोड़े दिन पहले बनाया हुआ, मोस्टली मुझे लगता है कई क्वेश्चंस मैंने अभी 15 दिन के अंदर ही बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ भी देखा जाए तो ये कितना हो रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। अब कोई बताए ना बताए, हमको पता है ये 5 होता है पहले क्वेश्चन से, फटाक से हम निकाल लेंगे अपने। अब क्वेश्चन जाता है रेडियस, तो हमको अच्छे से पता है, हम यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई ये बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दो टेंजेंट ड्रॉ होती है आपस में इक्वल होता है, तो ये अभी आर और आर नहीं लिखना है फिलहाल, ये इक्वल लिख रहा हूँ मैं। और ये देखो अंदर भी देखा जाए तो ये आर है, तो ये भी आर है, और यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 90 हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड इक्वल भी है। इसका मतलब ये जो अंदर बन रहा है ये एक स्क्वायर बनेगा, तो ये दिखाना है कि वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, इसलिए ये आर और आर आ गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा 4 माइनस आर, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है, तो ये भी 4 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस आर, और ये भी 3 माइनस आर, क्योंकि एक ही दो थ्योरम है हमारे पास, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है तो आपस में इक्वल होते हैं, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस आर प्लस 4 माइनस आर, तो 5 इक्वल टू 7 माइनस 2 आर, तो 2 आर इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2, तो आर की वैल्यू मिल गई 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये रहा 1। तो इस तरीके से अगर वर्किंग करनी है तो पूरा आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत ही यार स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, कि मतलब करा ही होगा, तो देख के खुश हो गए होंगे बच्चे। तो यहाँ पे वही एक ही थ्योरम, पूरा क्वेश्चन खत्म, कि एक्शन पॉइंट दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। तो इसको लिखे पी से, अगर पी से देखें तो, अगर पी पॉइंट से देखें तो हमें पता है कि पी एम और पी एन आपस में इक्वल हो जाएंगे, स्टेटमेंट वही लिख देना भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो आपस में इक्वल होती हैं। और अगर मैं क्यू की बात करूं तो यहाँ से दिख रहा है क्यू एम और क्यू एस आपस में इक्वल हो जाएंगे। आर की बात करें तो आर एस और आर एन आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम थ्योरम भाई, ये 2 रखा है, ये 0 रखा है। अब अगर मैं बात करूं क्यू आर की, तो क्यू आर को दिख रहा है कि क्यू एस प्लस एस आर लिखा जा सकता था, और मुझे बताया कि क्यू एस की जगह मैं क्यू एम लिख सकता था, और आर एस या एस आर की जगह आर एन लिख सकता था। क्लियर हो गई बात, ये ठीक है, ये तुमने अपना इक्वेशन 4 मान लिया, जरूरत पड़ने पे इसको यूज करेंगे। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है देखते हो फटाफट, तो आरएचएस को अगर देखा जाए, तो अगर मैं वैल्यू लिखूं आरएचएस की, तो हिसाब से देखते हैं। तो अगर बात करें आरएचएस की, तो हाफ पी क्यू प्लस पी आर एक साथ, और साथ में क्यू आर लिखा था, तो क्यू आर की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो आएगा हाफ पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू एस, लिख लो, अच्छा क्यू एस प्लस एस आर, तो अभी वैल्यू लिखे जाए तो आ जाएंगे हाफ पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू एम प्लस आर एन। अब देखो पी क्यू और क्यू एम को एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, तो इस तरीके से आएगा हाफ पी एम प्लस आर एन,
और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब हम लिख सकते थे हाउ पीएम प्लस पीएम लिख देना एक बार, तो ये हो जाएगा 2 PM, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हो गया पीएम, और ये आ गया आपका LHS। मैंने ऐसे किया, पर ऐसा कोई जो नहीं कि तुम ऐसे ही करो, तुमने जो अपना किया वो भी सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी इनका देख लेते हैं इन्होंने कैसे लिखा हुआ है इसको। तो बिल्कुल काफी कुछ वैसा ही लिखा है इन्होंने, और वहीं से आंसर आ गया इनका। तो फिर आज का वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की सोल्यूशन की बात करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।